गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा नाम है शबनम जहूर खान, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अकोला से हम विद्यार्थी हैं। तो आज अपनी कक्षा है 8वीं, जिसमें विषय है इतिहास। इतिहास के अंतर्गत आज प्रकरण नंबर 8 सविनय अवज्ञा आंदोलन को आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अब इस प्रकरण में हम आपको आंदोलन के लिए जो सत्याग्रह किए गए, इस सत्याग्रह के अंतर्गत 4 सत्याग्रह हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें नमक सत्याग्रह, पेशावर का सत्याग्रह, सोलापुर का सत्याग्रह और धनशाना का सत्याग्रह। ये 4 सत्याग्रह पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आंदोलन तो हमने इतिहास में पिछले ही लेक्चर में बहुत बार पढ़े हैं। बहुत अलग अलग तरह के आंदोलन हुए हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन ये नया सा नाम है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा जो क्या है, ये इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो विनम्रता के साथ जो तिरस्कार किया है, वो तिरस्कार का उल्लंघन करना। अब तिरस्कार कैसा, तो राज्य सरकार की ओर से जो भी तिरस्कार द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का विरोध करना, ये सविनय अवज्ञा का मतलब है। अब इसका विरोध करना और इसमें क्यों विरोध किया गया, किस लिए विरोध किया गया, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसमें पहली यात्रा जो देखेंगे, पहला जो सत्याग्रह देखेंगे वो है नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई दांडी यात्रा, अब ये दांडी यात्रा जो है वो क्या है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें बता दें कि ये जो सत्याग्रह है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले इंसान थे वो है महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह की शुरुआत की है, इन सत्याग्रहों की शुरुआत की है, जिसमें दांडी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें हम देखेंगे कि लाहौर के अधिवेशन में संपूर्ण जो स्वाधीनता का जो की प्रस्तावना थी, वो प्रस्तावना पारित हुई लाहौर के अधिवेशन के बाद। तो प्रस्तावना पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया। अब ये निर्णय लेने के पहले इन्होंने क्या किया, गांधी जी जैसे कि अहिंसावादी थे, हिंसा के खिलाफ थे, ये हिंसा से कुछ भी हासिल करना नहीं चाहते थे। तो जब इन्होंने इन आंदोलन का सोचा, तो उससे पहले इनका था कि भाई हम ना पहले ब्रिटिश सरकार को एक मौका देंगे कि भाई हम ये अपनी मांगों को बताएंगे कि हमें ये मांगे हैं, ये तुम पूरी कर दो तो हम आगे का आंदोलन नहीं करेंगे। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक मौका दिया। अब ये मौका कैसे दिया, तो गांधी जी ने क्या किया, 30 जनवरी 1930 गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 में अपने पत्र के माध्यम से, अब पत्र क्या किया था, यंग इंडिया जो थी, यंग इंडिया के द्वारा इन्होंने अपने पत्र को, यंग इंडिया के द्वारा अपना पत्र में 11 सूत्रीय मांगे रखी। 30 जनवरी 1930 में यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्रीय मांगे गांधी जी ने उस पत्र में लिखी थी। अब 11 सूत्रीय ये क्या है, तो 11 सूत्रीय ये है कि गांधी जी ने 11 मांगे इस पत्र में लिखी थी।
अब 11 मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक पर जो लगे हुए कर है उसको रद्द करना थी। तो उन्होंने ये मांगे लिखी थी। अब किसे लिखी थी? तो उस वक्त के जो तत्कालीन वायसराय थे, वायसराय थे कौन? लॉर्ड इरविन। ये उस वक्त के तत्कालीन वायसराय थे। इन्हें गांधी जी ने अपने पत्र के माध्यम से अपनी 11 सूत्रीय मांगे बताई थी। इन्होंने गांधी जी ने कब बताई थी ये मांगे? मतलब ये पत्र लिखने के इन्होंने 30 जनवरी 1930 में ये पत्र को उन्होंने भेजा, लिखा और वो प्रसारित हुआ 20 मार्च 1930 को वायसराय तक के वो पत्र पहुंचा जिसमें 11 सूत्रीय मांगे थी। इस मांगों में सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वो थी नमक पे लगे हुए कर को रद्द कर देना, बंद कर देना। इसके विरोध में गांधी जी थे, इसलिए इन्होंने ये 11 सूत्रीय मांगे लिखी। अब ये लिखने के बाद जो वायसराय थे इन्होंने इन मांगों को खारिज कर दिया। तो खारिज करने के बाद जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि अगर ये सरकार मानेगी तो ठीक, और नहीं मानेगी तो हम फिर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो फिर इन 11 मांगों में सबसे बड़ी जो मांग थी वो थी नमक को लेकर। क्या थी? नमक को लेकर। नमक कि भाई नमक तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इस मांग को खारिज होने के बाद उसमें से एक प्रमुख जो मांग थी कि भाई नमक पे जो लगा हुआ कर है उसे रद्द करने को रद्द करना और उस पर एकाधिकार मिले, इसका उन्होंने जो एकाधिकार है वो समाप्त हो जाए, इस पर उन्होंने उनकी एक ये मांग थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? नमक के कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। अब नमक जो अपन सोचेंगे कि नमक एक छोटा सा शब्द है, इसके लिए क्या आंदोलन करना? तो उस वक्त क्या होता था कि नमक पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है नमक, इस पर ना सरकार ने टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी और उस वक्त बहुत दरिद्रता, बेकारी ये सब चीजें थी। तो नमक पर भी उनको वसूली करना और फिर नमक की इन लोगों ने हम लोग भारतीय जनता को पर पाबंदियां लगाई थी इसकी खेती करने के लिए या इसको बनाने के लिए। तो गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने का पूरा निश्चय कर लिया। तो नमक क्या है? फिर नमक जो था आम आदमी के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। बिना नमक के भोजन बनाना और खाना ये दोनों ही बहुत ही मुश्किल काम है आज भी हमारी जिंदगी में। तो फिर तब क्या हुआ? फिर अंत में क्या हुआ? फिर नमक जैसी जीवन आवश्यक वस्तु पर जो कर लाद दिए गए थे उस अन्यायकारी, वो बहुत अन्यायकारी हो रहा था उस वक्त। गांधी जी को बहुत अन्यायकारी लगा, इसलिए गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो फिर गांधी जी ने क्या किया? नमक का सत्याग्रह, इसे नाम दिया गया है नमक सत्याग्रह। अब इसे नमक सत्याग्रह नाम दिया गया और इसका नमक सत्याग्रह नाम दिया गया। और फिर बाद में जब ये नमक सत्याग्रह चला तो जैसे ही ये नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि भाई ये नमक एक छोटा सा शब्द, ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द बन गया है कि इसने एक बवाल मचा दिया है पूरे देश में। तो इसके पीछे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज सरकार के जो अत्याचार, इसका नमक सत्याग्रह करने का उद्देश्य यही था कि जो अंग्रेज सरकार है उनके अत्याचारी और जो उनका अन्यायकारी जो कानून था उसे तोड़ने का, शांतिपूर्वक तोड़ने का, कोई हिंसा से नहीं शांतिपूर्वक तोड़ने का गांधी जी ने निश्चय किया और इसका सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और इस पर चलकर यह कानून का यह यात्रा शुरू की जिसे दांडी यात्रा कहते हैं, जो इन्हें शांतिपूर्वक करना था। तो अब
नमक के इस सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने क्या किया, दांडी नामक एक दांडी यात्रा शुरू करने के लिए, जो दांडी नामक एक स्थान है जो गुजरात में, दांडी नामक स्थान, तो उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में दांडी नामक एक स्थान है जो गुजरात में है। 12 मार्च 1930 में दांडी नामक एक स्थान है जो गुजरात में है। इस स्थान का गांधी जी ने इस स्थान को चुना और इस स्थान को उन्होंने, जहां वो रहते थे साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद है, वहां से इन्होंने इस स्थान की शुरुआत की। इस स्थान को चुना, ये स्थान लिया, ठीक है। कहाँ से? साबरमती से। साबरमती जो है अहमदाबाद से इस यात्रा की, अहमदाबाद से इस यात्रा की गांधी जी ने शुरुआत की। कहाँ तक के जाना था उन्हें? दांडी एक नामक स्थान है जो गुजरात में। अहमदाबाद से उन्होंने गुजरात जाने के लिए 12 मार्च 1930 में के दिन की शुरुआत की। इस यात्रा में उनके साथ 77 स्वयंसेवक थे, मतलब सदस्य थे, स्वयंसेवक थे, या उसे क्या कहेंगे, सत्याग्रही थे, ठीक है। और गांधी जी मिला के हुए 78, एक गांधी जी थे और ये हो गए 78 सदस्य में से एक अमेरिका के पत्रकार भी थे। 78 में से एक अमेरिका के पत्रकार थे जो गांधी जी की जीवन शैली पर लिख रहे थे, इसीलिए इस यात्रा में वह भी शामिल हुए। तो 77 और एक गांधी जी मिला के 78 ऐसे सत्याग्रही लोगों ने इस दांडी यात्रा में हिस्सेदारी की। अब हिस्सेदारी की, इसकी शुरुआत की दांडी यात्रा की। अब ये दांडी यात्रा, ये जो साबरमती और जो दांडी की यात्रा की जो दूरी थी वो थी 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर की ये दूरी की जो पद यात्रा गांधी जी ने शुरुआत की थी, ये पद यात्रा थी 385 किलोमीटर। फिर इन्होंने इस पद यात्रा की शुरुआत की तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांव-गांव जाकर इस आंदोलन के लिए भाषण दिए, और भाषण का असर ये हुआ कि लोगों ने इस यात्रा में, इस आंदोलन पे बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली। अब हिस्सेदारी लेके ये सब चलते गए और गांव-गांव चलते गए, और चलने के बाद ये लोग भी इनसे जुड़ते गए। अब ये जुड़ने के बाद क्या हुआ कि जुड़ने के बाद यहाँ पर 5 अप्रैल 1930 जुड़ने के बाद 5 अप्रैल 1930 में गांधी जी कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे, गुजरात दांडी पहुंच गए। दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक को उठाकर कानून तोड़ा। अब नमक को उठाकर कानून तोड़ा तो कैसे तोड़ा? तो वहां पर दांडी के पास स्थान पर एक समुद्र था, समुद्र के किनारे गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक को उठाया और समुद्र में छोड़ दिया। इस हिसाब से उन्होंने नमक का कानून तोड़ा, और उसके बाद 6 अप्रैल के बाद नमक को वहां पर मुट्ठी में उठाया, समुद्र में छोड़ दिया। इसके जरिए उन्होंने कानून को तोड़ा, और कानून को तोड़ने के बाद उन्होंने कानून को तोड़ने के बाद उन्होंने बनाया नहीं, वहां पर तोड़ा। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 के बाद फिर
नमक की जो खेती या फिर नमक बनाने का व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना प्रारंभ हुआ, क्योंकि पहले हमें अधिकार नहीं था, भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर इस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत हुई। शुरुआत के बाद इस आंदोलन में नमक बनाने का अधिकार हम भारतीयों को मिला, पहले जो भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। और इसी तरह पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब अगला अपना है आंदोलन, यहाँ पर हुआ है नमक का आंदोलन। यहाँ पर अगला आंदोलन देखेंगे वो है पेशावर का सत्याग्रह। यहाँ से नमक सत्याग्रह के बाद जैसे यहाँ पर नमक सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह देखा, अब है पेशावर सत्याग्रह। पेशावर का सत्याग्रह, पेशावर का सत्याग्रह, ये सत्याग्रह पेशावर एक जगह का नाम है। अब इसका सत्याग्रह देखेंगे कि जो पश्चिमी जो इस सत्याग्रह में, इस जन में पेशावर सत्याग्रह में पश्चिमी जो सरकार, पश्चिमी जो था, पश्चिम के स्थान पे रहने वाले ये पेशावर स्थान है। यहाँ पर इस सत्याग्रह में मेन जो है वो है खां अब्दुल गफ्फार खां। ये खां अब्दुल गफ्फार खां जो है ये गांधी जी के निष्ठावान अनुयायी थे। अब ये अनुयायी होने की वजह से इन्होंने गांधी जी का इन्हें ना गांधी जी का सरहदी गांधी के रूप में इन्हें जाने जाते थे। ये खां अब्दुल गफ्फार खां ये सरहदी गांधी के रूप में ये जाने जाते थे। और ये गांधी जी के कौन थे? निष्ठावान अनुयायी थे। ये गांधी जी के खां अब्दुल गफ्फार खां ये गांधी जी के सरहदी गांधी के रूप में जाने जाते थे। फिर इन्होंने क्या किया, खुद एक खिदमतगार, इन्होंने क्या किया, खुद एक खिदमतगार। अब यहाँ पे खिदमतगार बोले तो सेवा करने वालों को कहा जाता है ना। अब मतलब खुद से सेवा करने वाले जो रहते हैं उन्हें, तो इन्होंने क्या किया, खुद एक खिदमतगार एक संगठन की शुरुआत की, प्रारंभ किया। खुद एक खिदमतगार मतलब सेवा करने वाले जो थे, तो इन्होंने इस संगठन की शुरुआत की और इस संगठन की स्थापना की और इस संगठन में लोगों को जोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, 23 अप्रैल 1930 में इन्होंने पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ किया। पेशावर जो हमने जगह बोला ना, यहाँ पर इन्होंने कहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किया, 23 अप्रैल 1930 में पेशावर में सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। और शुरुआत करने के बाद इस शहर में लगभग एक सप्ताह, ये शहर जो था लगभग एक सप्ताह तक सत्याग्रही के अंडर में था। जैसे कि ये यहाँ पर सत्याग्रह चल रहे थे एक हफ्ते तक के। तो फिर अंत में क्या हुआ कि उन्हें सैनिकों की न्यायालय में कठोर दंड दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा जो ये प्रारंभ किया गया था सत्याग्रह, इस सत्याग्रह की वजह से सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार, उनको अंग्रेजी सरकार को के सम्मुख बहुत सारी बाधाएं आनी उत्पन्न हुई। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने 4 मई 1930 गांधी जी को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद पूरे शहर में
एक निंदा का वातावरण छा गया, लोगों ने निंदा करना शुरू कर दिया और फिर बाद में इस तरह से और सत्याग्रह की होने शुरू हुए। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि सोलापुर का सत्याग्रह, जो हमारा तीसरा सत्याग्रह है, सोलापुर का सत्याग्रह। अब सोलापुर ये जगह जो है, ये सोलापुर में हुए सत्याग्रह की वजह थी। इसमें मूल जो थे वो थे मील के श्रमिक, इनके लिए ये सत्याग्रह इसमें शामिल थे। मील श्रमिक, मील के जो श्रमिक थे, ये जो थे, ये 6 मई 1930 को सोलापुर में इन्होंने हड़ताल की। कितनी? 6 मई, जब गांधी जी को 6 मई पर 6 मई गांधी जी को 6 मई 1930 में इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी सोलापुर में हड़ताल शुरू की। और हड़ताल शुरू करने की वजह से इस अवसर पर सोलापुर में जो विशाल जुलूस निकाला गया, उन जुलूस में जो तत्कालीन जो कलेक्टर थे, उन्होंने गोली मारने का आदेश दे दिया था जो भी जुलूस में मौजूदा लोग थे। अब उस मौजूदा लोगों में गोली मारने के आदेश देने के बाद जो शंकर शिव द्वारे इस जुलूस में जो थे, शंकर शिव द्वारे, इनको गोली लगी। इनके साथ कुछ जुलूस के जो स्वयं सेवक थे, इनको भी गोली लगी और गोली लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और इसका परिणाम ये हुआ जब वो गोली लगी तो पुलिस, जो लोगों ने क्या किया कि पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन के बाद जो न्यायालय थे, जो म्यूनिसिपल जो इमारतें थे, इन सब पर धावा बोल दिया। धावा बोलने के बाद उस पर सरकार ने क्या किया, मार्शल लॉ के अंतर्गत इन्होंने, अर्थात सैनिकों की जो टुकड़ी थी, उनको बुलाया और लागू कर दिया। और लागू करने के बाद जो इस तरह से इन्होंने आंदोलन को दबाया। अब आंदोलन को दबाने के बाद इन्होंने इन आंदोलन को दबाने के लिए कुछ लोगों को इस आंदोलन में फांसी दी गई। और उन लोगों के नाम जैसे कि नाम है मलप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ सिंधे आदि जो अग्रसर थे इस जुलूस में, इन्होंने उस पर उनको फांसी दे दी। अब आगे अपना है आखिरी का सत्याग्रह, जो चौथा सत्याग्रह है, सॉरी आखिरी का नहीं, अपना इसमें समझाने का जो चौथा सत्याग्रह है, वो सत्याग्रह है धनशाणा सत्याग्रह। ये सत्याग्रह धनशाना के गुजरात के जो धनशाना थे, धनशाना में ये सत्याग्रह सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ। इसमें सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू, इनके नेतृत्व में ये सत्याग्रह हुआ। नमक सत्याग्रह में क्या था कि नमक सत्याग्रह में निकले हुए जो सत्याग्रही थे, इन पर पुलिस द्वारा लाठी चलाई जा रही थी। और ये सत्याग्रही बड़ी शांतिपूर्वक लाठी सह रहे थे। और उसमें जो घायल जो सत्याग्रही थे, उन घायलों की जो टुकड़ी थी, उसको मलहम पट्टी के लिए भेजा जा रहा था। फिर भेजा जाने के बाद वो सत्याग्रह के लिए दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ती चली और ऐसे निरंतर ये यात्रा और ये सत्याग्रह शुरू थे। तो महाराष्ट्र में जो वडाळा, मालपन, शिरोडा और ऐसे आदि स्थानों पर इस सत्याग्रह को किया गया। यहाँ पर सत्याग्रह किए जाने के बाद जहाँ नमकसार नहीं था, मतलब अब नमक पे लेके सत्याग्रह नहीं कर सकते थे, तो इन लोगों ने वहाँ पर क्या किया, जंगलों से संबंधित सत्याग्रह किया।
और सत्याग्रह जंगलों से संबंधित सत्याग्रह किया, जंगलों से संबंधित कानून जो बनाए गए थे उन्हें तोड़ने का यहाँ पर इस धनशाला सत्याग्रह में प्रयास किया गया। अब ये प्रयास किया गया तो जिसमें सरोजिनी नायडू जो है वो इसमें मेन थे और इन्होंने ये सत्याग्रह किया। अब ये जंगल से संबंधित जो सत्याग्रह ये कहाँ हुआ, तो ये महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में हुआ, तो महाराष्ट्र के भिलशी, चिरनेर, कलवन, पुसद आदि जगहों पर ये सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जो जंगल से संबंधित कानून को तोड़ने के लिए किए गए। अब जंगल से संबंधित सत्याग्रह थे तो इसमें आदिवासी भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के शामिल हुए थे। तो ये थे आज अपने 4 सत्याग्रह जो हमने सभी ने अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत देखे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगले पीरियड में इसके आगे का भाग देखेंगे। अभी आज के लिए हम इतने सत्याग्रह को देखेंगे। जैसे कि हमने नमक सत्याग्रह जो सबसे प्रमुख था, जो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, और उसके बाद उस सत्याग्रह के बाद कितने सत्याग्रह होते गए और वो आगे बढ़ते गए, इस पर हमने चर्चा की है। और हम आगे का इसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन को आगे कंटिन्यू करेंगे। उस पर हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, जैसे कि ये 4 सत्याग्रह, इनके सत्याग्रह इनको कहाँ हुए, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, इसमें कौन से नेतृत्व किसने किया और क्या हुआ, इनका सब आप लोग लिख के लाएंगे और हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।